जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके की उस पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे फ्यूचर फौजी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या आपकी 30 रहेगी। और आज की ये क्लास 7 है, इससे पहले की 6 क्लास और डेमो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा, है ना। अभी यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा जीके जीएस आर्मी अग्निवीर, है ना। तो अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी क्लास को कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ, और ये प्रीवियस पेपरों पर बिल्कुल आधारित क्लास होने वाली है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ। उससे पहले यहाँ पे वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कपिल राज ने कमेंट करा था ये आर्मी की क्लास पे। देखिए, मैं एक बार यहाँ पे पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो ये कपिल राज भैया ने यहाँ पे आर्मी की क्लास पे कमेंट करा था कि जय हिंद सर। भैया कपिल, जय हिंद। और राजपूत, नाइस सेशन सर, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद भाई। और यहाँ पे आर्मी की क्लास पे खिलाड़ियों का खिलाड़ी का भी कमेंट आया था भैया, आपको भी जय हिंद। और यहाँ पे नवनीत वशिक का कमेंट आया था, नाइस सेशन सर जी। तो भैया आपका भी स्वागत है। तो ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो आर्मी अग्निवीर की क्लास पे कमेंट करते हैं। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्त, आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं जो भी प्रश्न कराऊंगा आप बेहतर तरीके से करेंगे और सभी प्रश्नों को समझेंगे भी। यहाँ पे पहले ही प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नई दिल्ली ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक देखो, प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी जो है वो कितने अंकों का होता है, जीएसटी नंबर जो है वो कितने अंकों का होता है। ये भी देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना बेटा, 15 नंबरों का होता है, 15 अंकों का वो नंबर होता है। ऐसे आप याद रखेंगे तो बिल्कुल नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं ये आपका विज्ञान का प्रश्न है ना। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। तब तक मेरे जो भी नए दोस्त मुझे देख रहे हैं, एक बार दोस्त ये सब्सक्राइब वाला बटन जो आपको दिख रहा होगा उसे एक बार जाके सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। जैसे ही क्लास आपको शाम को 5 बजे क्लास जो है पब्लिश हो जाएगा, आपको मिल जाएगा तो बिल्कुल। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक वाला और शेयर वाला बटन जरूर दबाओ और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट अपने आंसर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी। फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और देखो यहाँ पे जो साइटोलॉजी है ये भी याद रखना, ये भी देखो साइंस में आपसे पूछ लिया जाता है। कोशिका के अध्ययन को किसके, कोशिका के अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है। ओ सॉरी, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, वो तो साइको के अध्ययन को, मतलब जो साइको होते हैं ना उनके जो अध्ययन होता है उसे साइकोलॉजी, यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया। और जो पोमोलॉजी है ना, ये जल्दबाजी में हो जाता है, मैं क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करवाता हूँ, है ना। तो जो पोमोलॉजी है ये याद रखना, ये फलों के अध्ययन को कहते हैं, किसके, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है। अभी मैं कुछ टाइम तक आपको राजधानियों पे ध्यान दूंगा, है ना। उसके बाद आपको सभी राज्यों के राज्यपाल करवाऊंगा, उसके बाद आपको सीएम भी करवा दूंगा, साथ में ही राज्यपाल जी के साथ में मुख्यमंत्री भी करवाता हुआ चलूंगा। और ये देखो ये टॉपिक ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर। इम्फाल जो है ये पता है किसकी किस राज्य की राजधानी है। तो याद रखना मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है, मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। आइजोल जो है, आइजोल, आइजोल पता है किसकी राजधानी है। तो बिल्कुल भैया मिजोरम की राजधानी है, किसकी, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। शिलोंग जो है ये किसकी है। तो भैया ये मेघालय की राजधानी है, किसकी, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे और सभी राजधानियों को नोट कर लो। उड़ीसा की भुवनेश्वर आपका राइट आंसर हो गया है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भोपाल में हुई गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था।
भोपाल में हुई गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? याद रखना बेटा, वहाँ पे जो गैस रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, और मैं आपको बता दूं, अगर आप डिटेल में क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चनों को, और वो भी डिटेल में, तो शाम को एक रेलवे की आरआरबी की क्लास होती है, जो कि आपको 8:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस क्लास का, है ना। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैं पूरा डिटेल के साथ में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो यहाँ पे एक मिनट, ये तो क्वेश्चन बैक हो गया। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? 2011 की जनगणना से मेरे पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि जो जनगणना है वो कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो याद रखना बेटा, 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। यहाँ पे 2011 की जनगणना से पूछा है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा हरियाणा। हरियाणा का कितना था? 879, मतलब 879 फीमेल पे 1000 मेल, है ना। 1000 मेलों पे कितनी? 879 फीमेल थी। तो यहाँ का लिंगानुपात जो था वो सबसे कम था। और यहाँ पे जो 1084 है, याद रखना ये केरल का था। किसका? केरल का था, और ये ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा केरल का था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ये दोनों प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये प्रश्न साइंस का आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी दोस्त ऑप्शन सी के साथ में कोई मत जाना, लाइसोसोम ऑप्शन बी के साथ में जाना है ना। ए बी दोनों देखते हैं, ज़्यादातर तुक्का लगा देते हैं, लेकिन नहीं दोस्त, यहाँ पे लाइसोसोम जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये याद रखना, ये कोशिका का क्या कहते हैं? इसे पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। तो याद रहेगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो जाएगा कोशिका का। तो आपको ये प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो भैया सुल्तानपुर याद रखना, ये जो नेशनल पार्क है ये पड़ता है हरियाणा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको गुरुग्राम दिया होता, गुड़गांव, तो वो भी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाता। गुजरात से याद रखना बेटा, गुजरात से याद रखना है आपको, वो पड़ता है क्या कहते हैं? नल सरोवर अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों आपकी पड़ते हैं गुजरात में, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन गुजरात दे रखे हैं, तो इसको एक हटा देते हैं, ठीक है ना। 3 ही ऑप्शन बचे। उत्तर प्रदेश में एक तो आपका दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है ना, और एक आपका चंद्रप्रभा। तो ये दोनों आपको कहाँ से याद रखने हैं? ये उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि, देखो सदिश राशि और अदिश राशि, ये आपको पता होनी चाहिए, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, अगर डिटेल में बोलोगे तो मैं आपको आगे क्लास डिटेल में करवा दूंगा। लेकिन आप लोग जब कमेंट बॉक्स में कुछ बताओगे तब, है ना, कि भैया मुझे डिटेल में चाहिए, तो मैं डिटेल में बता दिया करूँगा। अदिश राशि यहाँ पे पूछा है, तो अदिश राशि इनमें आपकी हो जाएगी चाल, ठीक है ना। अदिश राशि आपकी चाल हो जाएगी। अदिश राशि जो आपकी क्या कहते हैं? द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान जो होता है वो भी आपकी एक अदिश राशि होती है। और जो आवेश होता है, आवेश, तो आवेश भी आपका क्या होता है? अदिश राशि होती है। ऊर्जा भी आपकी क्या होती है? जिसमें कोई दिशा ना हो, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं, जिसमें कोई दिशा ना हो। तो ऊर्जा जो है ये भी आपकी अदिश राशि हो जाएगी। बल है, वेग है, आवेग है, ठीक है ना। बल है, वेग है, आवेग है, और वो संवेग है ना, संवेग। देखो ये भी मुझे याद आ गया, जो संवेग है, त्वरण है, ये आपके क्या होते हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। तो अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे थे तो आपने नोट भी किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से गारो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कौन सी? गारो जनजाति। गारो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मैं आपको बताऊं, आज जो आपका ये टेस्ट पेपर मैं आपको ये क्लास करा रहा हूँ, ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आपको लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हम ऐसे प्रश्नों को स्किप कर देते हैं जब आर्मी का पेपर देने जाते हैं। दोस्त, ऐसी गलती नहीं करना है। याद रखना, गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति जो हैं, ये आपकी मेघालय में निवास करती हैं। कहाँ पर?
मेघालय में निवास करती हैं। और ये पहाड़ी भी पूछ ले अगर, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं ये भी आपकी मेघालय में पड़ती हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश से थारू जनजाति आपसे पूछी जा सकती है, क्या, थारू जनजाति, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से तो आपको विशेष रूप से याद रखना कि मध्य प्रदेश में भील और गोंड, है ना, दोनों जनजाति पाई जाती हैं, भील और गोंड, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर से वो क्या कहते हैं, गुज्जर, है ना, गुज्जर पूछा जा सकता है, तो गुज्जर जो है भैया जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आप सभी लोग आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। और मैं यहाँ पे बताऊँ, लिनियस आपका ऑप्शन ए जो है कैरोलस लीनियस क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्त। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो यार प्लीज़ यार मेरी सपोर्ट के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दो। मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ, बस वही हाल मेरा चल रहा है। और अगर मेरे आर्मी लवर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ना, जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर ऐसे कर दिया कि क्लास को शेयर भी कर देते हैं, लाइक शेयर भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, मेरा समय क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कि कहते हैं कि इंसान का वक्त खराब हो तो कबूतर भी बाज को सलाह देते हैं कि उड़ना कैसे है। बस यार अपना वक्त ख़राब चल रहा है तो थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाला बटन यार जरूर दबाया करो और लिख दिया करो भैया सपोर्ट, है ना। अगर मेरे आर्मी अग्निवीर मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भैया सपोर्ट, तो मैं यार मानूंगा इस बात को कि वाकई में मुझे दिल खोल के सपोर्ट है आप लोगों का। और बिल्कुल सभी को यार पहले तो मेरा जय हिंद। और यहाँ पे देखो प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत जो आपका है वो है माउंट एवरेस्ट विश्व में, और इसकी जो ऊंचाई है वो याद रखना 8,848 मीटर होती है। देखो बिल्कुल सिंपल है, 8,848 मीटर, है ना, याद रहेगा। देखो यहाँ पे जो 8611 मीटर है, 8,611 मीटर है, ये याद रखना। जो दूसरी चोटी है जिसका नाम है K2, ये भारत और पाकिस्तान में पड़ती है ना, भारत और पाकिस्तान में दोनों में पड़ती है K2, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, याद रहेगा। भारत में एक पड़ती है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,586, ये कंचनजंगा आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। कंचनजंगा यहाँ पे जंगा होना चाहिए, ठीक है ना, जंगा, तो कंचनजंगा आप ध्यान रखेंगे। 7,817 मीटर ये किस पहाड़ी की है, तो ये भी भारत में हमारे पड़ती है नंदा देवी। कौन सी, नंदा देवी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जल की बूंदें किस कारण गोल होती हैं। जल की बूंदें जो हैं वो किस कारण गोल होती हैं, ये विज्ञान का प्रश्न है और ये पेपर में हमारे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। जो भी मेरे दोस्त आर्मी अग्निवीर की तैयारी करो, देखो मैं आपको वो प्रश्न कराऊंगा क्लास के अंदर जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवाना है बस। हाँ ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड आपको लग सकते हैं, है ना, ऐसा पेपर में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखना पृष्ठीय तनाव ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखो जोग जलप्रपात, ये जलप्रपात आपसे आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। अब जोग जलप्रपात जो आपका है ये याद रखना शरावती नदी पर पड़ता है और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, ऑप्शन सी कर्नाटक। और कौन सी नदी है आपकी, तो मैंने आपको बताया है शरावती नदी आपकी है, ठीक है ना, तो याद रखना इस पे पड़ता है और कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे जो झारखंड दिया था यहाँ से भी याद रखना हुंडरू जलप्रपात, कौन सा, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है ना, हुंडरू जलप्रपात। और देखो मध्य प्रदेश में भैया कौन सा पड़ता है, मध्य प्रदेश से भी बता दो, तो धुआंधार जलप्रपात, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपका क्या हो गया, कर्नाटक हो गया है, नोट कर लो। चलते हैं बेटा इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो प्रश्न का। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है वो समान होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल याद रखना यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो -40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, -40 डिग्री आपका राइट आंसर बेटा हो जाएगा, याद रहेगा बिल्कुल। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की आधिकारिक भाषा मलयालम है।
किस राज्य की आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है। तो सभी लोग एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा भैया केरल, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका जो केरल है वो बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो गया है, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो और भी आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो मेघालय दिया है ना, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है कहाँ की, मेघालय की। तो मेघालय की भैया अंग्रेजी है, क्या है, अंग्रेजी। देखो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिया है, इन दोनों की जो आधिकारिक भाषा है वो तेलुगु है, क्या है, तेलुगु है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा और ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो भी गया है। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से तंबाकू में कौन सा उत्तेजित विषैला पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा उत्तेजित विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना बेटा, तंबाकू में जो पाया जाता है उसे कहते हैं निकोटीन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, निकोटीन कहते हैं, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो कैफीन है ना, ये याद रखना, ये चाय में भी पाया जाता है, 1 मिनट, चाय में भी पाया जाता है और कॉफ़ी में भी पाया जाता है ना, कॉफ़ी में भी आपका पाया जाता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास यार पेन नहीं है और थोड़ा सा अभी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही जिस वजह से मैंने पेन ले नहीं पाया। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, और जल्द मैं कोशिश करूँगा कि ये जो यहाँ पे लिखने का सिलसिला है ये भी बिल्कुल एकदम सही हो जाए। तो यहाँ पे दिया है कि किस महापुरुष ने कहा था कर मत दो, किस महापुरुष ने कहा था कि डोंट टैक्स, कर मत दो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, देखो 70वां क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और बस इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी फ्यूचर फौजियों के कान में इस टाइम मेरी आवाज़ जा रही है उनको 100% बेटा 100% आपको सफलता मिलेगी, 100% आपकी रनिंग पड़ेगी और 100% आपका पेपर क्लियर होगा। बस दोस्त थोड़ा सा आप मेहनत करते रहना, घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है ना। और अगर समय खराब चल रहा तो फिर मैंने आपको बताया था कि कबूतर भी बाज को सलाह देता है कि उड़ना कैसे है ना। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे आप सभी का सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लो, बस मेहनत करो। किस महापुरुष ने कहा था कि कर मत दो, तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी से भी याद रखना, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कौन सा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो ये आप याद रखोगे। और देखो एक नारा याद रखना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखना। और मंगल पांडे जी ने क्या कहा था, तो इन्होंने तो सीधा सा कहा था कि मारो फिरंगी को। किसे, मारो फिरंगी को, जो अंग्रेज थे ना गोरे, उनको बोला था कि मारो फिरंगी को, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और क्लास में आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ग्रेफाइट किसका अपरूप है। ग्रेफाइट जो है वो किसका अपरूप है, तो भैया आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का एक अपरूप होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा सही जवाब। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया जो हीरा है वो किसका अपरूप है, तो वो भी आपका कार्बन का ही हो जाता है ना। जो कोल तार होता है, कोल तार जैसे सड़क बनाते हैं ना, सड़क, तो जो कोल तार होता है ये भी एक कार्बन का अपरूप है, ये भी आप याद रखना। तो ग्रेफाइट, हीरा, कोल तार ये कार्बन के अपरूप होते हैं, तो आप याद रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो बहुत अच्छे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पेपर में पूछा गया था, ये प्रश्न मेरे पेपर में पूछा गया और ये मैंने कई बार आपको क्लास में बताया भी है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है वो 2014 हो जाएगा। भाई सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आपको याद रहेगा। और देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से याद रखना कि ये सबसे कम उम्र के थे, है ना, भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी सबसे कम उम्र के ये थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2001 से याद रखना है आपको, लता मंगेशकर जी को मिला था भारत रत्न, ठीक है ना, याद रहेगा, नोट कर लो। और बिल्कुल सभी फ्यूचर फौजी चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र निम्न में से क्या है।
निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र निम्न में से क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा सिस्मोग्राफ। क्या आएगा? सिस्मोग्राफ। अब कुछ दोस्तों ने रिएक्टर स्केल को भी किया होगा, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे भूकंप मापी यंत्र पूछा है, ना कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। अगर तीव्रता मापने वाला यहाँ पे यंत्र पूछा जाता तो आप बता सकते थे भैया रिएक्टर स्केल। क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल हो जाएगा। और यहाँ पे भूकंप मापी यंत्र पूछा तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा? सिस्मोग्राफ होगा। याद रहेगा। लैक्टोमीटर क्या होता है? ये दूध, भैया ये दूध में की शुद्धता को नापता है, दूध की शुद्धता को नापता है लैक्टोमीटर। फैदोमीटर भैया क्या होता है? फैदो यहाँ पे दा होना चाहिए था, ठीक है ना, था बना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। देखो फैदोमीटर जो होता है ये समुद्र की गहराई को नापता है। क्या करता है? समुद्र की गहराई को मापता है। तो याद रहेगा, बिल्कुल नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि घेंगा रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। घेंगा रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ ये जो ग्वाइटर निकल आते हैं ना गले में, है ना, तो वो याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका है वो क्या हो जाएगा? गला, है ना, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। तो याद रखना यहाँ पे गला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आँख से एक रोग याद रखना है आपको, ट्रेकोमा। कौन सा दोस्त? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो रोग है यह आँख से संबंधित है। यकृत से संबंधित याद रखना, अगर पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है, ठीक है ना। तो पीलिया भैया किसको प्रभावित करता है? यकृत को करता है, तो ये भी आप याद रखोगे। आंत को भैया अगर हैजा हो जाए, है ना, तो याद रखना किसे प्रभावित करती है? आंत को प्रभावित करती है। याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वेसवाल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वेसवाल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ क्या बताएंगे। तो बिल्कुल एक बार आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेसवाल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो खेल से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना पहले तो यहाँ पे 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेसवाल में कितने? 9। अगर यहीं पे आपसे खो खो में पूछ लिया जाता, अगर यहीं पे आपसे खो खो खेल में पूछ लिया जाता तो भी आपका 9 जो है राइट आंसर हो जाता, है ना। याद रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, नोट करो। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो खेल में, तो पोलो खेल में भैया जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। लेकिन अगर यहीं वाटर पोलो में पूछ लेगा तो वाटर पोलो में तो 7। देखो पोलो खेल में 4, वाटर पोलो खेल में 7, है ना। और यहाँ पे देखो 11 याद रखना, 11 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, है ना। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आज आपके लिए एक HW क्वेश्चन, इसका आंसर जो भी मेरे दोस्त क्लास को पूरा देखेगा वो उससे पता लग हो गई, है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो कल मैं उसका नाम जरूर लूँगा। और देखो यहाँ पे प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से यंग इंडिया के लेखक कौन है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? देखो ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ और यंग इंडिया, दोनों के जो लेखक हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे खुशबंत सिंह जी से भी याद रखना, इनकी पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना। कौन सी है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशबंत सिंह की। देखो ये पूछ ली जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया विशेष रूप से याद रखना है। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। पिन का, अब आप बताइए यहाँ पे पिन का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, पिन जो आप अपने फ़ोन में डाल के रखते हो, एक वो भी पिन होता है। एक आपका पिन नंबर होता है, एड्रेस में एक पिन नंबर होता है ना, एक एड्रेस में पिन नंबर होता है। तो देखो जो फ़ोन में पिन डाल के रखते हो उसका मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन ए, है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जो आपके एड्रेस पे पिन नंबर होता है वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन बी, है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम प्रश्न को गलत कर देते हैं जब इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पब्लिक कॉल ऑफिस जो है ये याद रखना, ये किसका फुल फॉर्म होता है? तो PCO का।
पीसीओ जो पहले बहुत खुले हुए थे, है ना, रोड किनारे पीसीओ छोटी छोटी दुकानों में मिल जाते थे, तो उसका मतलब होता था पब्लिक कॉल ऑफिस। याद रहेगा? तो बिल्कुल चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो ठीक है भाई, देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है। पूछा है कि निम्नलिखित में से फरक्का का परियोजना किस नदी पर, फरिक्का नहीं होगा यहाँ पे, का नहीं होगा ये, है ना, यहाँ पे ये का गलत लिखा है, हटा से। कहने का मतलब यहाँ पे पूछा है फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भैया फरक्का परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा गंगा नदी पर। क्या आएगा? गंगा नदी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। और ये कौन से राज्य में, तो वो भी याद रखना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। याद रहेगा, नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो कृष्णा नदी पे भी आपका वो है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, है ना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो आपका है वो कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। ये भी देखो नोट कर लो। और नर्मदा नदी से भी याद रखना, नर्मदा नदी जो है गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, तो ये आप गुजरात को भी याद रखेंगे। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल भैया देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ गया है कि डायनोमो की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। डायनोमो की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आप माइकल फैराडे ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। इन्होंने जो डायनोमो की खोज है वो कब करी थी, तो वो भी याद रखना बेटा 1831 में करी थी। कब करी थी? 1831 में करी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो अल्फ्रेड नोबल से याद रखना, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करा था। किसका? डायनामाइट की खोज करी थी, डायनामाइट की। अब देखो अल्फ्रेड नोबल के ही नाम पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है। ये भी देखो प्रश्न आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि नोबल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। तो नोबल अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है। और नोबल पुरस्कार का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1901 में हुआ था। देखो मज़ा आ रहा है तो यार एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। फंक ने भैया किसकी खोज करी थी? तो विटामिन की, है ना, किसकी? विटामिन की। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है। निम्न में से 1 मिनट में जो मनुष्य है वो औसतन कितनी बार सांस लेता होगा। गिनो, अगर नहीं पता है तो अपनी सांसों को गिनो पहले। ठीक है ना, कि कितनी बार आपने 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर सांस ले ली है। तो याद रखना यहाँ पे औसतन जो है वो 16 से 18 बार। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन एक अलग मिल सकता है, जिसमें मिल सकता है कि 12 से 20 बार, है ना, 12 से 20 बार। क्योंकि देखो इसका पता क्या है, अगर 12 से कम हो या 20 से ज़्यादा हो, 12 से कम सांसें ले रहा हो या 20 से ज़्यादा सांसें ले रहा हो, तो श्वसन दर जो है उसे असामान्य माना जाता है। क्या? असामान्य माना जाता है। ठीक है ना, सामान्य नहीं माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। ये 72 बार देख के तो मत लगा देना, 72 बार जो हार्ट बीट है वो होती है 1 मिनट में। ठीक है ना, तो बिल्कुल। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन से संबंधित बेटा आपसे पूछे जाएंगे, है ना, उनसे संबंधित रोग पूछे जाएंगे, किससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे, तो यहाँ पे रेटिनॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल हो जाएगा। थायमिन जो है ये कौन से विटामिन का? तो याद रखना विटामिन B1 का। किसका? विटामिन B1 का। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का। याद रहेगा, नोट कर लो। कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नोट करो बेटा, नोट करो। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल सी, कैल्सीफेरॉल डी, रेटिनॉल ए और थायमिन B1। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा स्थित है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे आएगा मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किसके? भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा जो यहाँ पे याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भैया 106 किलोमीटर मात्र लगती है ये अफगानिस्तान के साथ में, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का व्यापारिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल याद रखना है बेटा, बेकिंग सोडा जो है मतलब कि खाने वाला सोडा है ना, और जो धोवन सोडा होता है, जो धोवन सोडा होता है मतलब धोने वाला सोडा है ना। ऐसे पहले इन्हें ऐसे याद रखना। अब दूसरे याद रखना कि जहाँ पे ये बाई लगा हुआ हो ना, बाई, बाई कौन होती है, घर में काम करने वाली बाई, किचन में काम करती है, तो मतलब किचन का वो सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब धोवन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ऐसे ही याद रखना, ट्रिक से देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे आप याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये याद रखना, जिसे बोलते हो विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ है ना, विरंजक चूड़। तो ये विरंजक चूड़ का जो व्यापारिक नाम है वो वीचिंग पाउडर होता है, वीचिंग पाउडर होता है, याद रहेगा। अमोनियम क्लोराइड जो है ये याद रखना, ये किसका व्यापारिक नाम है, रसायन नाम है, तो ये नौसादर का, किसका, नौसादर का। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो भी आपको प्रश्न कराए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे आज आपके लिए, और आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करेंगे। एक बार लाइक वाला जो बटन है, मैं यहाँ पे पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार लाइक वाला बटन सभी दोस्त दबाएंगे, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएंगे, और शेयर कर देना यार जो भी आपके आर्मी ग्रुप हों, क्योंकि आपको अपने भाई की यार हेल्प करनी है, तो थोड़ा सा यार क्लास को शेयर करना पड़ेगा। और पहली बार अगर आए हो तो भैया यार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं सभी फ्यूचर फौजियों से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।